एक आम भारतीय के लिए पूरे टैक्स का ही मतलब होता है बजट भाषण में। आपके मुताबिक वित्त मंत्री क्या कुछ मदद कर सकती हैं टैक्स के मोर्चे पर? देखिए, जो मिनिमम लिमिट है अभी 2.5 लाख की, वो 3 लाख की ऑलरेडी सीनियर सिटीजन के लिए है, तो 3 लाख हो सकती है एग्जम्पशन लिमिट। ठीक है। ऐसे 5 लाख तक एग्जम्पशन होता है क्योंकि बाद में टैक्स रिबेट मिलता है जी। इसके अलावा 5 से जो 10 लाख की स्लैब है जी। उसमें जरूरी टैक्स कुछ कम हो सकता है। आप कह रहे हैं कि जो अभी 5% या 10% हाँ, टैक्स लगता है वो कम हो सकता है। हाँ, और जो 10 से 20% है वो भी थोड़ा कम हो सकता है। तो अगर मध्यम वर्गीय लोगों को राहत मिलेगी तो क्या आने वाले वक्त में हम एक बार फिर से वेल्थ टैक्स की वापसी या फिर कोरोना सेस जैसा कुछ देख सकते हैं सुपर रिच पर? देखिए, वेल्थ टैक्स की वापसी तो नहीं होगी, लेकिन कोरोना सेस सरकार लगा सकती है, लेकिन मैंने इनकम टैक्स ऑफिसर होते हुए देखा कि सेस का कैलकुलेशन बड़ा मुश्किल होता है जी। और ये सेस को खर्च होना चाहिए उस मद में। अब एजुकेशन सेस ऑलरेडी लग रहा है जी। लेकिन एक सरकार इस रिपोर्ट्स के साथ नहीं आती है कितना खर्च हुआ एजुकेशन पे। ठीक है। तो एक कोरोना सेस लगाना मैं सोचता हूँ ये उचित नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि 1 लाख करोड़ कोरोना के लिए अलग से रखे गए हैं। जी। इसके अलावा तो सरकार ने कोई खर्च नहीं किया है। फिर पैसा कहाँ से लाएगी सरकार? मतलब बोरोइंग अगर आएगी तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा और महंगाई फिर बढ़ेगी, तो बहुत कुछ परिवर्तन आए ऐसा लगेगा नहीं? अगर जैसे टैक्स स्लैब कम करती है यहाँ तो नेचुरली सेस लगाना पड़ेगी जी। हाँ, या तो यहाँ पे वो ना दे। इसके अलावा और भी बहुत से साधन है सरकार के पास, जैसे कस्टम ड्यूटी है उसको बढ़ा सकती है, जैसे लग्जरी गुड्स पे। अब सोने का जैसे कस्टम ड्यूटी कम करने की सोच रही है, वो क्यों करना चाहिए सरकार को? और ऐसे भी बहुत से खर्चे हैं जी, जैसे मुझे नहीं कहना चाहिए, जैसे किसान सम्मान निधि है, उसको बढ़ाने की क्या जरूरत है? क्योंकि जो भी खर्च हो डेवलपमेंट स्कीम में वो ओरिएंटेड हो कि लोग मेहनत करें, क्योंकि ये बड़ा खराब एक मैसेज जाएगा देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या है कि बिना काम किए हुए पैसा मिल रहा है। सर, लेकिन हमने मनरेगा का मॉडल देखा है, इस मामले में तो सफल है। नहीं, इसकी तारीफ पूरी दुनिया में होती है। नहीं, मनरेगा में आदमी मेहनत करता है। ठीक है। वो आदमी उसमें जाके जमीन में खोदता है, कुछ काम करता है, तो इस प्रकार से हमें देखना चाहिए। इसके अलावा हालांकि वहाँ पे डिबेट होती है सर, आउटकम और आउटपुट को लेकर डिबेट होती है कि जो आप क्या कर रहा है, कौन सा गड्ढा खोद रहा है, क्या उपयोग होगा आने वाले वक्त में। देखिए, वो तो भ्रष्टाचार उसमें है। ठीक है। अब वो तो हमारे देश में, पूरे देश में है, उसको करने से तो क्या लोगों को रोजगार देने के लिए कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं वो ऐलान हो ताकि रोजगार भी मिले और कहीं ना कहीं जो लोगों के साथ एक नौकरी जाने और तमाम तरह की दिक्कतें हैं वो भी? इसके अलावा हम लोगों को वो जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर उसको देखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि उसमें बहुत नौकरियां थी। बिल्कुल। और उसमें सृजित हो सकती हैं। तो आजकल क्या है, बांग्लादेश से बहुत कंपटीशन आ गया है, तो हो सकता है कि वियतनाम एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो हो सकता है कि हमें इसमें सपोर्ट देना पड़ेगा सब्सिडी से, क्योंकि अब जो हालत है इसकी जी, इसमें और टूरिज्म सेक्टर में बहुत नौकरियां होती हैं। एक आम आदमी जो है वो बजट से क्या अपेक्षा रखता है? हो सकता है उससे बड़े नीतिगत फैसले जो हैं, बड़े बड़े आंकड़े जो हैं समझ में नहीं आए, उसको तो बस इतना समझ में आता है कि नौकरी दे दो, टैक्स थोड़ा कम कर दो और महंगाई बचा लो। वो क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। सरकार से हम यही दरख्वास्त करते हैं कि पेट्रोल प्रतिदिन बहुत महंगी होती जा रही है और हम लोग को बहुत कम इनकम हो रहा है इससे, और बस यही दरख्वास्त चाहते हैं। महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। टैक्स का ही मेन उम्मीद है कि कुछ रिबेट मिल जाए और लड़की लोग के लिए भी मिल जाए, मतलब लेडीज लोग के लिए भी टैक्स में रिबेट मिले, और बाकी देश के रहते हुए मतलब देश को भी इसमें कुछ हानि ना हो, उसके हिसाब से बजट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार से तो हम यही उम्मीद करना चाहता है कि जो थोड़ा महंगाई बढ़ा हुआ है वो कम हो, और जो भी है क्या बोलते हैं, सरकार से हम यही चाहते हैं कि जनता के लिए कुछ अच्छा काम करे। जैसे फ्यूल का ही दाम आसमान छू रहा है, तो आम इंसान जो कमाता है, जैसे रोज आता जाता, लॉकडाउन के बाद जो कंडीशन है हम लोग का यहाँ का, कि जो कम खर्च में आते जाते थे अपने ऑफिस, अब लॉकडाउन की वजह से उसका पेमेंट भी कम हो गया है। हमें बजट से बहुत उम्मीदें हैं कि एम्प्लॉयज़ के फेवर में आए ये बजट, और जो उनका स्लैब है वो भी इंक्रीज की जाए, क्योंकि महंगाई भी बहुत हो गई है, और उसी हिसाब से बजट को पेश किया जाए। देखिए, हम महिलाएं हम तो यही चाहते हैं कि घर हम अच्छी तरह से चला सके, है ना। तो घर की जो चीज़ें हैं, वस्तुएं, सब उनको ध्यान में रखते हुए बजट होना चाहिए।
चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी सैयद आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर, इस वक्त संभवतः आप विजय चौक पर हैं। राष्ट्रपति भवन से कितनी देर में निकलने वाली हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अभी कुछ ही पल में निकलने वाली है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन से। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया पहले राष्ट्रपति भवन, और राष्ट्रपति भवन में वो थोड़ी देर पहले पहुंची हैं और अब वो उनकी अनुमति लेकर के सीधे पार्लियामेंट जाएंगी, जहां पर कैबिनेट की बैठक होगी। वो कैबिनेट की बैठक के बाद जो है पटल पर रखा जाएगा, संसद पटल पर रखा जाएगा आज का बजट जो है देश के लिए। और खासतौर पर मैं आपको बताऊं, कैबिनेट की बैठक में जो भी प्रस्ताव हैं उन पर ऐलान संभव है और उस पर कैबिनेट मोहर लगा सकती है। जो एलोकेशंस है, खासतौर पे कहां पर कितना एलोकेशंस देना है इस बार के बजट के लिए, वो उस पर अनुमति दी जाएगी कैबिनेट की बैठक में। और उसके बाद संसद में एक खास चीज अनुराग सुनने को मिल रही है, वो ये सूत्र बता रहे हैं हमें, हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं है, कि आईपैड होगा मैडम के पास और वित्त मंत्री के पास, और वो आईपैड से ही इस बार के बजट पढ़ेंगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या राष्ट्रपति के जो साइन होते हैं, दस्तखत होते हैं, वो कैसे होंगे? तो इस तरह की अभी संभावनाएं हैं। हालांकि इस पर कोई अभी टिप्पणी किसी ने नहीं की है कि इस बार आईपैड से ही वो पढ़ेंगी, लेकिन हाँ, डिजिटल बजट है तो इस बार मुमकिन है कि वो उनके हाथ में आईपैड आपको देखने को मिले। जी बिल्कुल, ये अपने आप में आपने एक तकनीकी सवाल जरूर खड़ा किया है आमिर, कि राष्ट्रपति किस तरीके से मोहर लगाएंगे। हालांकि तमाम सांसदों को जब वो चुनकर आते हैं तो उनको टैबलेट्स दिए जाते हैं, उनकी बाकायदा टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। बाकी सांसदों को भी ऐसा लगता नहीं है। लेकिन एनके सर, आपको लगता है कि इस बजट पर, जैसे हमने शुरुआत में हेल्थ की बात की, टैक्स राहत की बात की, एक और मुद्दा जो वित्त मंत्री की प्राथमिकता में रहेगा वो है खेती किसानी, किसान खासकर मौजूदा माहौल में? देखिए, जब बजट बनाया जाता है तो पॉलिटिकली प्रूडेंट बजट होना चाहिए, पॉलिटिकल समझ भी उसमें होनी चाहिए कि मैसेज क्या जा रहा है। आज आप जानते हैं देश में किसान एजिटेशन कर रहा है, दिल्ली में क्या हालत है आप जानते हैं। लिहाजा किसानों की फीलिंग को एसुएज करने के लिए जरूर काफी कुछ दिया जाएगा, वो जिस भी फॉर्म में हो। और मुझे लगता है ये जो 6,000 का है, इसको वो जरूर सम्मान निधि को 8,000 से लेके 12,000 तक करेंगे। कोई बहुत ज्यादा इसमें खर्च नहीं आएगा, और इस समय अगर वो कर देंगे तो थोड़ा सा किसानों के प्रति, जो किसानों की नाराजगी सरकार के प्रति है, वो काफी हद तक कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है एक तो ये, और ये जरूरी भी है, क्योंकि किसान में जो जितना आप देख रहे हैं इस समय किसान का जो टोटल प्रोडक्शन है वो लॉस में जा रहा है अगर आप टोटल देखेंगे। और अगर आपको एक्सपोर्ट सरप्लस, क्योंकि आपके पास सरप्लस हो रहा फूड ग्रेन प्रोडक्शन इस साल, आप ताज्जुब करेंगे। अगर देश को किसी ने बचाया है तो किसान ने बचाया। बिल्कुल जी, 320 मिलियन टन एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन होना। वो लॉकडाउन में एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट से भी साबित होता है। ग्रोथ रेट से, हाँ, उसी वजह से आपका जो आज -7.7 आप देख रहे हैं, ये उस किसान का कमाल है कि रकबा बढ़ा दिया अब की बार, और प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया जी, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी है। बिल्कुल, लिहाजा आपको कोशिश करनी होगी किसान को हर तरह से रिप्लेनिश करे, जैसा विदेशों में होता है, ताकि वो मजबूत हो। लिहाजा मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि कम से कम इस बजट में किसानों के लिए काफी बड़ी राहत मिलेगी, और हो सकता है सम्मान निधि को ये 12,000 के आसपास कर। और एक और जो बड़ी समस्या थी वो थी प्रवासी मजदूरों की भी, जो हमने देखा था कोरोना काल में, और सरकार के लिए भी एक बड़ी फजीहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बनी थी। और अगर देखा जाए तो संगठित क्षेत्रों में बताया जा रहा है 3 से 4% सैलरी कट हुआ है, और वहीं असंगठित क्षेत्रों में 22 से 24% हुआ है। वहीं लिस्टेड कंपनियों की जो प्रॉफिट है वो छटनी और तमाम कारणों की वजह से वो 20 से 25% बढ़ गई है। तो ऐसे में क्या प्रवासी मजदूरों के लिए, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनके लिए भी इस बजट में कुछ बड़ी योजनाएं हो सकती हैं? इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं 2020 में किस तरह से निर्मला सीतारमण जो है अपना बही खाता लेके पहुंची थी। इस बार बही खाता है, फाइल का कवर है, लेकिन लग रहा है शायद इसके अंदर फाइल नहीं है क्योंकि बहुत पतली सी है। तो स्लीक सा टैबलेट जो है वो हो सकता है, हाईटेक टैब के साथ जो है बजट इस बार पेश होगा। क्योंकि आप देखिए कि वो बही खाता जो था वो काफी मोटा था, तो लग रहा था उसमें फाइल थी, एक पूरी बजट कॉपी थी। क्योंकि कोरोना काल की वजह से अब सब कुछ ऐप है और डिजिटल बजट है, तो ऐसे में टैब होगा जहां तक उम्मीद है इस कवर में, और उस टैब के जरिए ही निर्मला सीतारमण जो है वो वित्त मंत्री अपना बजट जो है वो पेश करेंगे। गैरव सर, ये जरूरी भी है क्योंकि सर पिछले 10, 12, 13 साल से हम भी लगातार बजट कॉपी देख रहे हैं। वो जो बंडल आपको मिलता है उसमें कागज का वजन तकरीबन 15 किलो के आसपास होता है, 10 से 15 किलो। सर आप ठीक कह रहे हैं, और मेरे को तो वो भी ध्यान है कि जब मैं इकोनॉमिक टाइम्स में था तो वहाँ के जितने भी हमारी वर्कफोर्स थी सारी की सारी पीआईबी के सामने लाइन में लगी रहती थी इंतजार में अपने कार्ड को लेकर के प्लीज दे दीजिए। हाँ, और वो सबके कार्ड इकट्ठे होते थे उसको ढोने के लिए, और वो तो
तब से लेकर आज तक तो खैर चेंजेस काफ़ी हो गए हैं। उस समय बजट भी कुछ और होता था, आपको ध्यान होगा कि पहले शाम को होता था बजट और सारे के सारे शॉपकीपर और हर कोई अपनी दुकानों में और कुछ करता ही नहीं था। तो ये होता था कि अगले दिन टीवी महंगे होंगे, फ्रिज सस्ते होंगे, क्या होगा। लेकिन अब तो वो सारी की सारी चीज़ बजट से बाहर हो गई है, जीएसटी में वो सारी चीज़ आ गई है। तो बजट का वो जो सिग्निफिकेंस बहुत पहले के टाइम पे होता था, वो सिग्निफिकेंस भी कम हो गया है। पेट्रोल के सेस वगैरह भी जनरली बाहर हो जाता है। और इस बारी तो जो 20 लाख या 30 लाख करोड़ का जो भी पैकेज है, वो सारा का सारा पैकेज इस बजट से पहले ही आ चुका है। बिल्कुल 24.5 लाख करोड़ का। तो उसमें क्या कुछ पैकेज है 1 2 3 जो भी है हमारा आत्मनिर्भर जो भी था, तो ये भी। लेकिन शायद ये अच्छी परिपाटी है एनवायरनमेंट के लिहाज से भी, कितना पेपर जो है आप लगाते थे, अब डिजिटल युग में शायद कोरोना काल की वजह से आपने इस पर स्विच किया है, लेकिन अब इसको आगे भी बरकरार रखें तो ज्यादा बेहतर विकल्प होगा। बिल्कुल, लेकिन सैयद आमिर जैसे जो तमाम रिपोर्टर्स हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं पिनाज, क्योंकि कई सौ पन्नों का पूरा बजट भाषण होता है, अलग अलग दस्तावेज होते हैं, और आमिर आपको सब पढ़ना होगा। देखिए ये बिल्कुल सही कहा अनुराग, क्योंकि आप जब छोटे से मोबाइल पे इतना भारी भरकम फाइल खोलते हैं और उसके बाद जब आप पन्ने पलटते हैं और ये चेक करते हैं आपके मतलब की बात कहाँ है, जनता के मतलब की बात कहाँ पर है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारा सबसे ज्यादा फोकस ये रहता है कि जब वित्त मंत्री बजट भाषण पढ़ रही होती है तो वो मुख्य बिंदुओं को सामने रख देती हैं, और वो मुख्य बिंदु हम लोग तभी फ्लैश कर देते हैं। इससे थोड़ी सी आसानी रहती है कि वित्त मंत्री फोकस्ड बजट पर करती है और वो चीजें सामने दिखाई देती हैं। इस समय मैं राष्ट्रपति भवन के सामने ही हूं, आप देखिए किसी भी पल वो यहां से निकल सकती हैं। हमने खास तौर पे बातचीत करने की कोशिश भी की इस दौरान वित्त मंत्री से, तो उन्होंने मुस्कुरा करके एक सिग्नल जरूर दिया है, नमस्कार किया है और हाथ हिलाया है। तो कुल मिलाकर के इस तरह के सिग्नल्स जो हैं हम रिपोर्टर्स के लिए बहुत मायने रखते हैं, और इससे हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं किस तरह का बजट हो सकता है, किस तरह के एलोकेशंस हो सकते हैं। खासतौर पे मैं आपको बताऊं, कोरोना काल में हेल्थ सेक्टर जो है, जो सुनने में आ रहा है, बहुत सारी योजनाएं सरकार जो है लेकर आने वाली है, और खासतौर पे इसमें जो एलोकेशंस है वो बढ़ सकते हैं। एम्स और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए फंडिंग, उनके लिए पैसा जो है वो सरकार दे सकती है, ताकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। ये इस तरह के इनपुट्स अभी मिल रहे हैं लगातार। तो सही, लेकिन डॉक्टर्स जब कहीं ना कहीं उनकी कमी है, अस्पतालों की मशीन्स की कमी है, तब तक वो स्कीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर कार्यान्वित नहीं हो पाएगी, जब तक ये तमाम चीजें जो हैं वो नहीं साथ साथ इंप्रूव होंगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन हमारे तमाम खास पैनलिस्ट और हमारे रिपोर्टर्स जो हैं ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं। जैसे ही बजट भाषण आता है उसमें क्या कुछ है आपके लिए, इस पिटारे में लगातार अपडेट देंगे। न्यूज नेशन पर ये बड़ी कवरेज जारी है। तो 2021 के बजट में लोगों की उम्मीदें ज्यादा हैं, लेकिन कोरोना काल के बीच में जब अर्थव्यवस्था जो है वैसे ही नेगेटिव ग्रोथ दिखा रही हो, तो ऐसे में बजट पेश करना वित्त मंत्री के लिए, उनकी टीम के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन लोगों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरेंगी वित्त मंत्री, इसका अंदाजा अब से कुछ ही देर में होगा, जब 11 बजे वो बजट भाषण जो है वो पढ़ना शुरू करेंगी। लेकिन इस बीच हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जो है जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हरवीर सिंह जी हैं, संपादक हैं, रूरल वॉइस के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हरवीर सिंह जी, किसानों को लेकर कोई बड़ी योजना, जब किसान धरने पर बैठा है, 3 जो कृषि कानून है उसे वापस लेने की मांग कर रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ उम्मीदें इस बजट से किसान लगाए, सम्मान निधि योजना के अलहदा? हाँ देखिए, आपने वो पहले ही कहा है, मुझे सम्मान निधि योजना के अलावा एक तो देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसान सम्मान निधि योजना जो है उसमें कुछ चेंज आ सकता है ऊपर की तरफ, इसलिए। लेकिन आपने कहा कि उसके अलावा बाकी देखिए सरकार की पूरी कोशिश होगी कि फार्मर्स की इनकम कैसे बढ़े, इस तरह के कौन से कदम उठाए जाएं, और उसमें जो मेन क्रॉप जो है, जो फसली क्षेत्र जो है, एक्चुअली एग्रीकल्चर को हमें कई तरीके से बांट करके देखना चाहिए। एक है हमारा कि जो एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी है जिसमें क्रॉप्स हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं। दूसरा है हमारा डेयरीज है, फिशरीज है और अलाइड एक्टिविटीज़ हैं। क्रॉप के अलावा उसमें जो सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है और उसमें दाम बढ़ा के बहुत ज़्यादा आमदनी की गुंजाइश कम है। लेकिन जो डेयरी है, फिशरीज़ है, वहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार फिर सरकार कोशिश करेगी कि इन क्षेत्रों का जो है बजट में बढ़ोतरी की जाए। दूसरे जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर में और मार्केटिंग साइड में, उसके लिए सरकार कदम उठाएगी। और तीसरा पॉइंट है कि जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो नाराज़गी है, जो एक डेडलॉक बना हुआ है कानूनों को लेकर, वहाँ से थोड़ा सा किसानों को उनके जो एक अपनी तरफ लेने के लिए सरकार ज़रूर कुछ बड़े कदम इसमें उठा सकती है,
क्योंकि उसका ये कोशिश होगी कि हम किसानों की आय को बढ़ाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध हैं और ये कदम हम उठा रहे हैं जिसके जरिए किसानों को फायदा होगा। हरवीर सर, मोटे तौर पर सर दो बातें आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देखिए जो सम्मान निधि है अभी 6,000 रुपए उसको बढ़ाया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि खेती के अलावा जो बाकी खेती से जुड़ी, गांव से जुड़ी जो सर्विसेज हैं, जिसमें डेयरी है और तमाम चीजें हैं, उस पर सरकार फोकस कर सकती है। आपने कहा कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी फोकस किया जा सकता है। लेकिन 3 कृषि कानून जिस पर लगातार घमासान देखा जा रहा है, उसको एक तरीके से थोड़ा कम करने के लिए वित्त मंत्री क्या कुछ कर सकती हैं सर आपके मुताबिक? असल में देखिए अनुराग, एक तो इनके पास बहुत ज़्यादा तो गुंजाइश तो नहीं है उस तरीके से। सरकार के जो फाइनेंसेज हैं उसमें कोई, जैसे एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का बजट मिला करके 2 लाख करोड़ से ज़्यादा था, एग्रीकल्चर का करीब 1.38 के करीब था। अब उसमें दिक्कत क्या हो रही है, बहुत बड़ा पैसा जो हम लोग अभी बात कर ही रहे हैं कि वो किसान सम्मान निधि में जा रहा है। और जो पॉलिसी मेकर हैं उनका भी एक मानना, एक मत उभर के आ रहा है कि आप जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरीके से एक न्यूनतम पैसा सबको देते हो यूनिवर्सल, उसमें पॉलिसी में बदलाव होना चाहिए। क्योंकि अब चैलेंज ये आ गया है कि जो फसलों का मसला है, जहां एमएसपी है और आप चाहते हैं कि किसान वहां से डाइवर्ट करें, डाइवर्सिफिकेशन करें, दूसरी क्रॉप्स पे जाएं, लेकिन उसके लिए आपको एक इंसेंटिव प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। और अगर आप सबको यूनिवर्सली फाइनेंशियल बेनिफिट देते हो तो फिर आप लोगों को प्रेरित नहीं करते कि वो दूसरा काम करें। तो एक तो ये है, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि वेस्ट बंगाल का चुनाव है और कुछ राज्यों के चुनाव आ रहे हैं और ये जो नाराजगी है उसको कम करने के लिए कहीं ना कहीं तो किसान सम्मान निधि फोकस में रहेगा। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि क्योंकि सरकार कह रही है कि हम एग्रीकल्चर को बिजनेस की तरफ लेकर के जा रहे हैं और तो पारंपरिक खेती के अलहदा क्या कुछ किया जा सकता है उस पर भी बातचीत करेंगे। माफी चाहूंगी सर, आपको यहाँ हरवीर सिंह जी रोक रही हूँ, डॉक्टर पीके अग्रवाल भी यहाँ पर अपना कुछ मत रखना चाहते हैं, लेकिन हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद फिर से इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे अपने पूरे पैनल के साथ।